नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का केएसके क्लासेस जम्मू में स्वागत है। मैं किशोर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अगले वीडियो के लेकर। क्योंकि आपको बताया गया था कि हमने अभी क्लास 10 से रिलेटेड आगामी 2027 में जो एग्जाम होने वाला है उसके संदर्भ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे जो हिस्ट्री से है, ठीक है। और हमारा चौथा अध्याय चल रहा है, उस अध्याय का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। उसी से रिलेटेड आज हम 8वें पॉइंट के संदर्भ में बात करेंगे, है ना। देखो बच्चे, मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको वनडे एग्जाम जो है ना वहां भी आपको कवर होता हुआ कहीं ना कहीं ये दिखेगा। तो निश्चित तौर से जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेकर के तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन हर हाल में वहां से दिखने को मिलेगा। चलिए हम बिना समय गवाए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि ये 1930 में हुआ था। इसके संदर्भ में हम दो चार बातें जानने का प्रयास करेंगे बच्चे। पहला टॉपिक हम ये जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। दूसरी बात हम ये जानेंगे आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या बना था, क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तीसरी बात है हम कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य कुछ कोई भी चीज का, जब मान लिया हम किसी चीज का कोई काम करते हैं तो उसका कुछ न कुछ तो मोटो रहता है ना, उद्देश्य रहता है ना। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है, आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम क्या रहा, यानी कि प्रोग्राम क्या रहा। तो इन चारों मुद्दों पर बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, चर्चा करेंगे। ध्यान से समझेंगे हर एक बिंदु को, ठीक है। तो पहले हम ये जानेंगे आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्या, है ना बच्चे। तो देखो हमने लिखा है कि यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया, यानी कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, हमारे बापूजी यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है। इस आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में प्रारंभ होता है। इस आंदोलन के अंतर्गत लोगों ने अंग्रेजी सरकार के अन्यायपूर्ण जो भी उसने कानून बना रखा है जो कि वाकई में अन्यायपूर्ण था, उस कानून को शांतिपूर्ण ढंग से कैसा शांतिपूर्ण ढंग से क्या करना, उसका उल्लंघन किया और जेल जाने तक के लिए हमारे लोग तैयार रहे, ठीक है बच्चे। यानी कि अब यदि आप अंग्रेज हैं, सपोज कीजिए कि अंग्रेज हमारे ऊपर क्या कर दिया था, अन्यायपूर्ण कानून लाद दिया था, तो इसका हमने क्या किया, शांति तरीके से हमने इसका उल्लंघन किया। माने कभी भी हमने क्या है ना कि इसके लेकर के अशांति फैलाने का प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि इतना शांति हम दिखाएं कि इस आंदोलन के दौरान कितने लोग को जेल हुआ और आराम से जेल गए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो ये आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर ये तो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए बच्चे कि आखिर ये आंदोलन लोग हमारे देश को करने के लेकर के क्यों मने कि हम ऐसे कह सकते हैं आखिर क्या कारण हो गया था कि ये आंदोलन करना था लोगों को, है ना। तो देखो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, तो महात्मा गांधी जी किए थे। स्टार्ट कब हुआ था, 1930 में हुआ था, ठीक है। किसके लेकर के, तो अंग्रेजों द्वारा जो आपका अन्यायपूर्ण कानून हम पर थोपा गया था उसको शांतिपूर्ण तरीके से बाइकआउट करना, उसको खत्म करना, ठीक। तो देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो पहली बात आपको बताए थे बच्चे कि जब साइमन कमीशन हमारे देश में आया था तो इसका विरोध हुआ था। तो इस विरोध के लेकर के ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। मैंने हम विरोध जताएंगे तो कैसे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करके। दूसरी बात था कि किसानों और मजदूरों की जो दशा थी ना वो दुर्दशा हो रहा था, मतलब उसकी दशा खराब हो रही थी। तो इस कारण से उसकी दशा को सुधारने के लेकर के ये आंदोलन मने की करने के नौबत आ गए थे। उसके बाद तीसरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने हम पर नमक कानून लगा दिया था, यानी कि साल्ट टैक्स। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि आप नमक खाओगे तो उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ता था, तो वो कानून हम पर थोपा गया था। हालांकि ये उचित नहीं है ना, नमक हमारे लिए नेसेसरी चीज है। अगर आप उस पर टैक्स लगा दोगे तो चूंकि ये नमक एक ऐसा चीज है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को क्या है, इसकी जरूरत पड़ता है ना बच्चे। कहने का मतलब यदि हम गरीब हैं तो हम अगर पलंग नहीं लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम गरीब हैं नमक नहीं खाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इन आवश्यक वस्तुओं पर अंग्रेज ने क्या कर दिया था, टैक्स लगा दिया। तो इसके विरोध में भी क्या किया गया था माने अन्यायपूर्ण जो टैक्स लगाया गया, तो इसके लेकर के भी हमने सविनय किया। इसके लेकर के भी हमने क्या किया, सविनय किया। उसके बाद की अगर हम बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के अंग्रेजों द्वारा स्वीकार ना करना, इसके लेकर के भी हमने सविनय किया। गांधी जी का यह विश्वास था कि अब अंग्रेज को भारत से छोड़ना ही होगा, तो इसके लेकर के भी हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, ठीक है। तो पहली बात ये बताएं कि आंदोलन क्या है, दूसरी बात बताएं कि इसका मेन कारण क्या था, आंदोलन क्यों करना पड़ा, ठीक। तीसरी बात हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, क्या इसका उद्देश्य था।
तुमसे कोई पूछेगा, यह प्रश्न में आ जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो उसका जवाब देना ये 4 बिंदु में। पहला है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, माने हमारा पूरा का पूरा भारत पर हमारा स्वतंत्र अधिकार हो, पहला, इसके लिए हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। दूसरा, अन्यायपूर्ण कानून और करों का विरोध करना, इसके लिए था, ये उद्देश्य था। जनता में स्वराज की भावना को जागृत करना, स्वराज क्या है लोगों को बताना, इसके लिए सविनय किया। चौथी बात है नमक कर के विरुद्ध जो संघर्ष था, अंग्रेजों शासन की चुनौती देना, इसके लिए हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। उसके बाद प्रमुख कार्यक्रम क्या रहा बच्चे की नमक कानून तोड़ना, माने इसका जो प्रमुख कार्यक्रम था वो ये था कि जो नमक कानून, माने नमक जाके बनाना है और बना के जो है ना, या नमक जो समुद्र में बन रहा है उसको जो है ना यूज करके अंग्रेज को एक मैसेज देना कि आपने इस पर जो अन्यायपूर्ण तरीके से कर लाद दिया है ना, हम इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, हम इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातों। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम ये था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेजों द्वारा जो भी वस्तुएं बनाया गया था उस वस्तु का क्या करना, हमको बहिष्कार करना है। अगर हम उस वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से अंग्रेजों का क्या होगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हम करेंगे, है ना। ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या करेंगे, कमजोर करेंगे। तीसरी बात है शराब और नशीले पदार्थ के दुकानों को बंद करवाना। यहाँ तक कि ऐसे भी हमारे देश के महिलाओं ने क्या किया, इन सब दुकानों पर धरना तक दे दिया था कि आप इसको बिल्कुल बंद कीजिए। ठीक है, चौथी बात है जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि करों का भुगतान ना करना। अंग्रेजों द्वारा जो हम पर कर लगाया गया था उस कर का भुगतान ना करना, ये भी इस कार्यक्रम का हिस्सा था बच्चे। ठीक है, उसके बाद चौथी बात, ये पांचवी बात ये था कि धरना, जुलूस, सभाएं, सत्याग्रह करना, ये सब कार्यक्रम क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और इसी के बल पर हमने क्या किया, अंग्रेजों को एक मैसेज देने का क्या किया, काम किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु पर हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। हमारा अब अगला बिंदु है वो है दांडी मार्च, यानी कि इसी को दूसरा नाम से जानते हैं नमक सत्याग्रह। याद रहेगा, दांडी मार्च का ही दूसरा नाम क्या है, नमक सत्याग्रह। ये आंदोलन आपका 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को जाकर के जो है ना दांडी में नमक कानून को तोड़ा जाता है। तो इस तरह से हमारे बापूजी ने क्या किए, इसमें यात्रा किए, जो है ना दांडी मार्च किए, मार्च में जाके भ्रमण किए, मैंने जगह जगह गए घूमने, घूमते घूमते और लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास किए कि आओ हम सब एक है, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाओ। ठीक है, इसी से हमें आजादी मिलेगी। तो इन सबको मैसेज पहुंचाते हुए इन तमाम जगहों पर बापूजी ने हमारे भ्रमण किए। इसके दौरान साबरमती आश्रम से 12 मार्च को प्रस्थान करते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से प्रस्थान करते हैं और तकरीबन 385 किलोमीटर का दूरी तय करते हुए वो कहां पहुंच जाते हैं, 6 अप्रैल को दांडी में। और वहां जाके इस तरह से हमारे बापूजी क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जानेंगे इसी दौरान कि ये जो नमक कानून तोड़ने का जो नियम माने कि प्रयास किए गए थे हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा, वो आखिरकार किन किन जगहों से होकर गुजरे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देखने का काम करेंगे। देखिए, हम ये कह रहे थे कि साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रस्थान करते हैं गांधी जी झंडा लेकर के। कहाँ चले आते हैं, असलाली में। ये 12 मार्च को असलाली पहुंच जाते हैं, वहां से बरेग्या में 13 मार्च को पहुंच जाते हैं, नाडियाद में 14 मार्च को पहुंचते हैं, आनंद 15 मार्च को पहुंच जाते हैं, बोरसद भी 16 मार्च को पहुंच जाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे, ये आपका 16 मार्च को बोरसद पहुंच जाते हैं गांधी जी। किसके लेकर के, दांडी मार्च करते हुए, नमक सत्याग्रह के लेकर के। वहां से फिर वो 17 मार्च को रास आते हैं, 18 मार्च को डाकुर में आते हैं, 19 मार्च को बरेला में आते हैं, नवसारा में 20 मार्च को पहुंचते हैं और नवसारा से फिर कहां जाते हैं, 21 मार्च को कहां पर चले जाते हैं, वो जाते हैं आपका माटवाई में। कहां जाते हैं, माटवाई में। माटवाई के बाद फिर जाते हैं काराच में, काराच के बाद फिर रिटर्न होके नवसारी 27 मार्च को पहुंचते हैं, नवसारी से बिना समय गवाए सीधे करेडी में पहुंचते हैं, वो 29 मार्च को पहुंचते हैं। फिर अंकलेश्वर में 1 अप्रैल को पहुंच जाते हैं। ठीक है, अंकलेश्वर में कितना अप्रैल को पहुंच जाते हैं, 1 अप्रैल को पहुंच जाते हैं। इस तरह से करते करते विभिन्न विभिन्न जगहों पर उनका स्वागत भी होता है। अंत में वो 4 अप्रैल को
जलालपुर पहुंचते हैं और 4 अप्रैल से सीधे वो 6 अप्रैल को कहां चले आते हैं, दांडी। कहां आते हैं, दांडी। और ये दांडी में आके उन्होंने नमक बनाया, या नमक जो भी समुद्र में फैला हुआ था उस नमक को यूज किए, और यूज करने के बाद अंग्रेजों को एक मैसेज दिया कि सुनिए, आपने जो हम पर कर लगा रखा है ना नमक के लेकर के, हम उसका विरोध करते हैं। आप कुछ भी कीजिए, मैं नमक का प्रयोग करूंगा, बिना टैक्स दिए करूंगा, क्योंकि ये हमारे जरूरत का चीज है। ठीक है। अब थोड़ी सी महात्मा गांधी के संदर्भ में यहाँ पर दी हुई बातें हैं। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, ये साबरमती बच्चे कहाँ है, अहमदाबाद में है, से दांडी यानी कि गुजरात तक 240 मील, इसको मील को अगर तुम किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 385 किलोमीटर का पद यात्रा की है। पद यात्रा समझ रहे हो, पैदल चल के, ठीक ना। और पद यात्रा करते हुए वो कहां पहुंचते हैं, वो समुद्र तट पर जा पहुंचकर नमक कानून तोड़ने का काम इन्होंने किए थे। एक अकेला व्यक्ति, समझ सकते हो, उतना अंग्रेज का फौज खड़ा, किसी का कोई हिम्मत नहीं कि इनको रोक ले, बिना हथियार का। यार साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, नहीं जानते हो क्या? तो ऐसे इनको थोड़ा संत बोला जाता है ना। तो वाकई में इनमें मैंने खूबियां तो था ही जी, समझ सकते हो। तो इस तरह से करते हुए वो उन्होंने क्या है, नमक के खिलाफ जो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था, हम उसके खिलाफ क्या किए, ये दांडी मार्च किए या नमक सत्याग्रह किए। क्लियर है? चलिए, तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आगे हम बढ़ेंगे। अब आज हम इसी नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के संदर्भ में थोड़ा सा इसका महत्व क्या है, आंदोलन का विस्तार पढ़ेंगे, आंदोलन का क्या रिजल्ट रहा, और इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में ध्यान देंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी समझने का बारी बारी से प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे और हर एक बिंदु को समझेंगे। बच्चे आपको तो बता ही दिए कि जलालपुर के बाद सीधे दांडी 6 अप्रैल को जाके नमक बना के, नमक यूज करके, यानी कि वो नमक कानून तोड़ देते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो उस पर टैक्स लगाया जाता है। क्लियर है? अब आइए देखिए दांडी मार्च का महत्व। कहता है इसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि जब इन जगहों पर घूमे हैं तो यानी कि 385 किलोमीटर का जब दूरी तय करेंगे, तो 385 किलोमीटर जब जहां जहां गए तो वहां वहां लोग जगे होंगे कि नहीं। अब मेन तो इनका काम यही था ना। अच्छा, चुपके से जाते हैं, सीधा साबरमती आश्रम से निकलते हैं, चुपके से कोई गाड़ी पकड़ के कहां चल जाते, दांडी चल जाते हैं, और जो कहता देखो हम नमक का प्रयोग कर लिए। तो क्या ये संभव हो पाता कि पूरे भारत वाले को जगाते? मेन इनका मोटो ये नहीं था कि हमें नमक कानून तोड़ना है, इनका मोटो ये था कि हम अपने देशवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ करना है, जगाना है, उसके अंदर राष्ट्रीयता लाना, ये बातें उनकी थी। ठीक है, चलिए देखिए अब महत्व के बारे में यही था। तो पूरे देश इस आंदोलन से आकर्षित हुए। नमक सत्याग्रह ने आंदोलन को जन जन तक पहुंचा दिया, आम जनता, महिलाएं, विद्यार्थी, वकील सब इसमें शामिल हुए। ठीक है, अंग्रेजी सरकार की अवधि भी हिल गई, स्वाभाविक सी बात है। जब इतने बृहद पैमाने पर जब आंदोलन हुई तो क्या अंग्रेज कोई बड़का चीज था क्या? उसको तो हिलना ही था, हमने उसका नींव हिला डाली। उसके बाद आंदोलन का विस्तार, दांडी यात्रा के बाद पूरे देश में नमक कानून तोड़ा गया, हर जगह से समुद्र के तट पर लोग नमक बनाया, नमक यूज किया, नदियों के किनारे, माने जिसको जहां मौका मिला अंग्रेजों को आईना दिखाने का काम किया, है कि नहीं। उसके बाद लाखों लोग इस क्रम में जेल भी गए। अब अंग्रेज भी तो चुप नहीं है ना बैठेंगे जी, क्योंकि हमारे लोग उग्र हो गए थे, तो उसको सोचा कैसो कैसो करके हम कुछ ले, इस आंदोलन को दबाएं। लेकिन दबेगा कैसे? दबने तक ही दबेगा ना। इस बीच क्या है ना, लोग जेल भी गए, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई, कि जो भी विदेश में वस्त्र बनकर हमारे देश में आए थे ना बिकने के लेकर के, उसको जला दिया गया था। जैसे हम लोग होली में होलिका जलाते हैं ना, उसी प्रकार से इन्होंने ये काम किया और अंग्रेज को एक मैसेज दिए, क्या पता है कि हम तुम्हारा वस्तु को भी प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए सुधर जाओ और हमारा देश को छोड़ के चले जाओ। ठीक, आंदोलन का परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या रहा, तो अंग्रेजों पर दबाव तो बनना था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। हालांकि गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भी चले जाते हैं, हालांकि वहां इनको कुछ मिलता जुलता नहीं है, विशेष इनको वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि आपको याद रखना होगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो याद रखना ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुई थी, उस गोलमेज सम्मेलन में बापूजी ने भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता कब होता है बेटा?
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, यानी कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है, इसी का नाम क्या पड़ गया, गांधी इरविन समझौता। ठीक, बस समझ में आया, इसी का नाम क्या पड़ा, गांधी इरविन समझौता। थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक ना, अभी पूछूंगा मैं इसके बाद, याद रखना, जवाब नहीं मिला पढ़ दूंगा। चलो आगे देखो, स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिल गई और गति भी मिला। ध्यान देने वाली बात है, महत्वपूर्ण तिथियां बच्चे, कहता है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ करता है। 6 अप्रैल 1930 को जाके दांडी में नमक कानून तोड़ता है। मई 1930 में देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार हो जाता है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक ना, याद रहेगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। आगे देखेंगे बच्चे, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि दांडी में नमक कानून तोड़ते हमारे बापूजी यानी कि गांधी जी। ठीक, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला ऐसा जन आंदोलन था जिसने अंग्रेजी सरकार को सीधे चुनौती दी, मतलब कि अंग्रेजी सरकार को सीधे चुनौती देने वाले कौन सा आंदोलन था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और पूर्ण स्वराज की मांग को जन आंदोलन के रूप में बदल दिया। इस तरह से देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा निर्णायक चरण था जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई को जन जन तक पहुंचा दिया और अंग्रेज सरकार की नींव हिला डाली। इस टॉपिक पर तो चर्चा हम नहीं किए थे बच्चे, गांधी इरविन समझौता चर्चा किए हैं क्या, नहीं किए ना, बारी बारी से इसको। चलिए देखिए, अगला 10वां बिंदु पर हम बात करेंगे आज गांधी इरविन समझौता। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है, इस समझौता का नाम क्या पड़ जाता है, गांधी इरविन समझौता। तो प्रश्न आएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ। तो याद रखना, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। आखिर ये समझौता है क्या, समझौता का कारण क्या था, इसकी क्या शर्तें रही और इसकी क्या सीमाएं और कमियां रही, उसके बारे में हम जानेंगे बच्चे। ठीक है, तो देखो, कहता है कि गांधी इरविन समझौता है क्या, तो उसके संदर्भ में हमने 3 बिंदु लिखा। पहला यह है कि यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। तुमसे कोई पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता किनके किनके बीच हुआ, तो याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी बात की बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार के बीच ये 5 मार्च 1931 की समझौता होता है। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना और राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक तरीके से जो भी कैदी है उनको क्या करना, रिहा करना। क्योंकि कुछ लोग क्या है ना कि दंड करके गया है तो उसको तो दंड मिलेगा ही, लेकिन जो बेगुनाह है, जो सवाह कर रहा था उसको आपने उठा लिया, जो योजना बना रहा था आप उसको उठा लिए, जो अपने देश के लेकर के चिंतित हो रहे थे, आंदोलन करने पर उतारू आ रहे थे, उसको आप उठा लिए। था ऐसे लोग को क्या बोला था, छोड़ने के लिए। तो ये समझौते के अधीन ये बात आई थी। इस समझौता को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा